Hello everyone, this is R.K. Verma and a very warm welcome to Science Messenger. Today we are going to discuss about the properties of bases. अभी तक हमने एसिड की प्रॉपर्टीज और एसिड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम सीखेंगे बेसेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसेज क्या हैं। बेसेज आर हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। तो जनरली हम बेसेज को देखते हैं तो बेसेज क्या हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। तो मेटल के जितने ऑक्साइड हैं वो उनका नेचर जो है बेसिक होता है। तो मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड जो हैं वो बेसेज होते हैं। जैसे देखिए हमारे पास है मेटल का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इनके ऑक्साइड Na2O, K2O, इनका नेचर बेसिक होता है। क्यों? जैसे हम Na2O को पानी में डालेंगे वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, और हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी है बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेस। तो ये ऐसे बेसेज हैं जिनको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल। तो ऐसे बेसेज जो पानी में घुल जाते हैं या एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कली। तो ये बेसेज जो हैं ये हैं, इनको हम एल्कली कहते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं। अब जनरली जितने भी एल्कली होते हैं, एल्कलीज आर स्ट्रांग बेसेज। तो जितने भी एल्कली होते हैं एल्कलीज आर स्ट्रांग बेसेज। स्ट्रांग बेसेज का मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करते हैं। लेकिन ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये है वीक बेस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पार्शियली सॉल्युबल होता है वाटर में, पार्शियली सॉल्युबल, ये फुल्ली सॉल्युबल नहीं है। तो ये भी है वीक बेस। तो जनरली एल्कलीज आर स्ट्रांग बेसेज एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये देखिए हमारे पास ये भी हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये भी है मेटल के हाइड्रोक्साइड, ये है मेटल के ऑक्साइड, ये भी हैं बेसेज। और लेकिन ये जो है वाटर इनसॉल्युबल हैं, वाटर इनसॉल्युबल मतलब ये पानी में नहीं घुलते, इनका एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनता। तो दीज आर बेसेज बट नॉट एल्कली। तो ऐसे बेसेज जो पानी में नहीं घुलते उन्हें हम एल्कली नहीं कहते। बेसेज तो हैं लेकिन एल्कली नहीं है क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है। अब हम देख लेते हैं बेसेज को टेस्ट कैसे करेंगे। रेड लिटमस से अगर हम बेस को टेस्ट करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। मेथिल ऑरेंज से अगर हम बेस को टेस्ट करेंगे या बेस में मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें डालेंगे तो इसका कलर ऑरेंज ही रहेगा। अगर हम फिनाल्थलीन से बेस को चेक करेंगे, फिनाल्थलीन की कुछ बूंदें बेस के अंदर डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा पिंक। एक होता है पीएच स्केल जिसमें 0 से लेकर के 14 तक कैलिब्रेशन होता है। तो उसकी सहायता से जब हम नापते हैं, आगे हम पीएच स्केल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो 7 पीएच जो होता है न्यूट्रल होता है, और बेसेज का जो पीएच होता है 7 से ज़्यादा होता है, एसिड का पीएच 7 से कम होता है, इसलिए हमने लिखा पीएच इज ग्रेटर देन 7। और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कई इंडिकेटर के एक्सट्रैक्ट का मिक्स रूप होता है, मिक्स सॉल्यूशन होता है। उसकी सहायता से जब हम बेसेज को चेक करते हैं तो उसमें जिस तरह से हम पढ़ते हैं विबग्योर, तो ग्रीन जो है, ग्रीन कलर न्यूट्रल होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप जब हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर जो है वो ग्रीन से इधर का कलर जनरेट होगा, या तो ब्लू होगा या पर्पल होगा या तो वायलेट होगा। और एसिड के लिए उसका कलर येलो, ऑरेंज और रेड हो जाता है। तो एक उसका स्टैंडर्ड स्ट्रिप दिया रहता है, उसमें डिफरेंट कलर दिए रहते हैं, उससे हम मैच करके पता लगा लेते हैं। तो ग्रीन कलर न्यूट्रल होता है। ग्रीन के अलावा ब्लू, पर्पल या वायलेट कलर अगर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से तो दिया गया मटेरियल बेस है। इस तरह से हम बेसेज को चेक करते हैं। अब आइए हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। बेसेज का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। एसिड का हमने मेटल के साथ रिएक्शन देखा था। तो एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं।
उसी तरह से बेसेज भी जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं, लेकिन सभी मेटल्स बेसेज के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। नोट है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेज। लेकिन जो भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करती है तो बेस प्लस मेटल इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे हमारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक से हमने रिएक्शन कराया तो बनता है Na2ZnO2, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब पूछा जाता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है या दूसरी है, उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसके पास हम जलते हुए स्प्लेंडर माचिस की तीली लाएंगे तो पाप साउंड के साथ ये जलता है। अब ये सोडियम जिंकेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, अक्सर पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सा साल्ट बनता है, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसका नाम भी पूछा जाता है और इसका फार्मूला भी पूछा जाता है कि जो साल्ट बनता है जिंक मेटल के सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद उसका फार्मूला बताइए, तो Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। उसी तरह से ये है SN, ये है मेटल टिन NaOH से रिएक्शन करके बनाती है सोडियम स्टेनाइट। जिस तरह से सोडियम जिंकेट उसी तरह से सोडियम स्टेनाइट Na2SnO2 और निकलती है हाइड्रोजन गैस। और हमारा एल्युमिनियम मेटल जो है वो भी बेस से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो NaOH एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है, बनाता है NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो इन जनरल बेसेज जिन भी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैसेज, जस्ट लाइक द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। लेकिन सभी के सभी मेटल बेसेज से रिएक्ट नहीं करते। दूसरा हमारा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। हमने एसिड के केस में देखा था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक ऑक्साइड, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं तो एसिड उनसे रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है। उसी तरह से ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक। तो ये एसिडिक नेचर के होने के कारण बेस से रिएक्ट करते हैं। चूँकि ये बेस है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड है या एसिडिक नेचर के होते हैं तो इसलिए इनसे बेस जब रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट और वाटर। ये है साल्ट और वाटर। तो कोई भी बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसी तरह से नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, NO2, N2O, NO। तो इन सबसे बेसेज रिएक्ट करके बनाते हैं साल्ट और वाटर। चूँकि बेस हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये इनका नेचर होता है एसिडिक, तो बेस एसिड से रिएक्शन करके बनाता है साल्ट और वाटर। तो NaOH प्लस CO2, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा कैल्शियम सल्फाइट, सल्फेट नहीं है, कैल्शियम सल्फाइट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्क की तरह वाइट होता है। ये रिएक्शन यूज किया जाता है टेस्ट फॉर CO2। ये रिएक्शन CO2 के टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इसे हम कहते हैं लाइम वाटर या चूने का पानी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करने पर कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसीलिए ये सलूशन हो जाता है मिल्की वाइट। अब इसमें अगर हम ज़्यादा देर तक इसमें ज़्यादा देर तक और कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कर दें तो ये फिर मिल्की कलर फिर से गायब हो जाता है। तो उसमें बनता क्या है, जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस वाटर ये है, इसमें और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कर देंगे तो ये हमारा बनाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट और ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए ये मिल्की कलर गायब हो जाता है। मिल्की कलर डिसअपीयर्स। तो ये रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ बेसेज विथ एसिड्स, जो कि हम एसिड में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन। अब हमें पढ़ना है रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड्स। तो ये रिएक्शन हम एसिड के केस में भी पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसेज, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड का बेस से रिएक्शन कराइए या बेस का एसिड से, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, बनता है साल्ट और वाटर। तो यहाँ पे हम अगर बेस के केस में पढ़ेंगे तो बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ये बनाता है साल्ट और वाटर। तो बेस एसिड से रिएक्ट करे या एसिड बेस से, दोनों सिचुएशन बनता है साल्ट एंड वाटर। और ये रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक होती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है। जैसे हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर एसिड ले लें और इसमें बेस डालें तो इसमें बन जाएगा साल्ट और वाटर, और इसको जब हम टच करें कुछ देर बाद तो ये हमें हीट लगेगा, गर्म लगेगा। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन को अगर हम इंथैल्पी के टर्म में लिखते हैं तो डेल्टा एच इक्वल टू -57.1 किलो जूल इनर्जी। और अगर हम डायरेक्ट प्लस के सिंबल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे रिएक्शन में प्लस 57.1 किलो जूल। और इंथैल्पी के टर्म में लिखेंगे तो हमेशा एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंथैल्पी निगेटिव होती है। अगर हम ये 57.1 किलो जूल जो एनर्जी होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन के कारण निकलती है, वो स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड के केस में होता है। कोई भी स्ट्रांग बेस हो और कोई भी स्ट्रांग एसिड हो, एनर्जी इतना ही निकलेगी। जैसे यहाँ पर हम KOH ले लें, यहाँ पर H2SO4 ले लें, तो भी यहाँ पर बनेगा साल्ट और वाटर, इतनी ही किलो जूल एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर हम बेस जो है वीक ले लेते हैं, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा साल्ट और वाटर ही बनेगा, लेकिन जो निकलने वाली हीट है वो कम हो जाएगी 51.5 किलो जूल। अब इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 5.6 किलो जूल। ये एनर्जी कहाँ गई? ये जो वीक बेस है इसके आयनाइजेशन में इतनी एनर्जी खर्च हो जाती है, इसलिए टोटल निकलने वाली एनर्जी कम हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है एसिड को स्टोरेज ऑफ एसिड, स्टोरेज ऑफ एसिड्स। तो अभी तक हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ बेसेज। बेसेज के 3 रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स, नंबर 2 रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नंबर 3 रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड्स। अब यहाँ तक हमने बेस के बारे में पढ़ लिया। अब स्टोरेज ऑफ एसिड है, एसिड को हम स्टोर कैसे करते हैं। जनरली एसिड्स आर रिएक्टिव एंड कोरोसिव इन नेचर। वो लकड़ी से बने हुए सामान, कपड़े को, हमारी बॉडी को, स्किन को, वो रिएक्ट करके उसको काट देते हैं, तो इसलिए उनका स्टोरेज करने में प्रॉब्लम जाती है। लेकिन जो जनरल ग्लास होता है वो इनर्ट और अनरिएक्टिव होता है एसिड के प्रति, इसीलिए किसी भी एसिड को आप देखते हैं तो बोतल में, ग्लास के बोतल में भर के रखा जाता है, क्योंकि एसिड जो है ग्लास के मटेरियल से रिएक्ट नहीं करता। इन जनरल जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो उनके लिए ग्लास इनर्ट या अनरिएक्टिव होता है। लेकिन एक एसिड ऐसा भी होता है जो कि ग्लास से रिएक्ट कर लेता है, उसको हम कहते हैं HF। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है, ये बहुत हाईली कोरोसिव होता है, ये हमारे लिए भी खतरनाक होता है। अगर हमारी बॉडी पे पड़ जाए तो स्किन को पूरा गला देगा। इसको कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये ऐसा एसिड है जो कि ग्लास से रिएक्ट कर लेता है, शीशे से रिएक्ट कर, ग्लास में होता है सिलिका SiO2, इस सिलिका से रिएक्ट करके HF प्लस SiO2 ये बनाता है H2SiF6। इसको कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ग्लास में पाई जाने वाली सिलिका से रिएक्शन करके बना लेता है H2SiF6 हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड, जिसके कारण ग्लास ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इस एसिड को, यही एकमात्र एसिड ऐसा है जिसको ग्लास के कंटेनर में नहीं रखते। ग्लास कंटेनर्स आर नॉट फिट फॉर HF हाइड्रोफ्लोरिक
एसिड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लास पाई जाने वाली सिलिका से रिएक्ट करके ये एसिड बना लेता है। अब इसको फिर रखेंगे कैसे? तो इसको रखने के लिए हम वैक्स कोटेड ग्लास बॉटल का यूज करते हैं। वैक्स कोटेड ग्लास बॉटल मतलब ये जैसे हमारे पास कोई ग्लास की बॉटल है तो इसके अंदर ये वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। तो वैक्स की एक कोटिंग कर देते हैं तो ये HF जो है वैक्स से कोई रिएक्शन नहीं करता। ये वैक्स है। अब हम इसमें HF आराम से भर सकते हैं क्योंकि HF की क्वालिटी होती है वैक्स से रिएक्शन नहीं करता। तो इसीलिए HF को रखने के लिए वैक्स कोटेड ग्लास बॉटल का यूज किया जाता है, ना कि सिंपल ग्लास बॉटल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लास इज सॉल्युबल इन HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, H2SO4, HClO4, एक्वा रेजिया। तो देखिए हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि जब हम HF को ग्लास के बॉटल में रखते हैं तो उसमें पाई जाने वाली सिलिका से रिएक्शन कर लेता है, बनाता है हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड, और यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। तो हमें तो पता है, तो आंसर पता हो गया कि ग्लास इज सॉल्युबल इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। लेकिन देखिए H2SO4 भी एक स्ट्रांग एसिड है, HClO4 भी एक स्ट्रांग एसिड है, और ये एक एक्वा रेजिया, ये एक नया नाम है। इसके बारे में हम क्या जानते हैं? तो एक्वा रेजिया इसे हम कहते हैं रॉयल वाटर। इसी का दूसरा नाम है रॉयल वाटर। इसको बनाया जाता है 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3 और कंसनट्रेटेड HCl का 3 पार्ट, कंसनट्रेटेड HNO3 का 1 पार्ट मिलाकर बनाया जाता है एक्वा रेजिया, और इसी को हम कहते हैं रॉयल वाटर। ये ऐसा एसिड है जो कि गोल्ड, प्लेटिनम को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, घोल लेता है। गोल्ड और प्लेटिनम को हम नोबल मेटल बोलते हैं क्योंकि अलग अलग ना तो HCl गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर घोल पाता है, ना तो अकेले HNO3 कंसनट्रेट HNO3 अपने अंदर गोल्ड प्लेटिनम को घोल पाता है। लेकिन जब हम 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3 आपस में मिला देते हैं तो ये गोल्ड को भी अपने अंदर घोल लेता है और प्लेटिनम को भी अपने अंदर घोल लेता है, और इसका कॉम्बिनेशन का नाम है एक्वा रेजिया। इसे हम बोलते हैं रॉयल वाटर। प्राचीन काल में गोल्ड को इसके अंदर डिजॉल्व करके प्रिजर्व करके रखने के काम में इसको लाते थे क्योंकि उससे लोग उसको चुरा नहीं पाते थे।